हमारी जुडिशरी इतना ज़बरदस्त जुडिशियल फ्रीडम, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, संविधान का मूल ढांचा है, सब बातें बढ़िया हैं। पर जिस देश की आबादी में 2,70,000 लोग अंग्रेजी मातृभाषा वाले हों, उस देश का सुप्रीम कोर्ट सारे निर्णय अंग्रेजी में ही देगा, ये कहाँ का लोकतंत्र है? यहाँ आपका जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है या जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहाँ से ली जाती है? उस समय आपके सुप्रीम कोर्ट में मधु लिमये नाम के व्यक्ति जिद करते हैं कि मैं हिंदी में अपनी बात रखूंगा, आप उनको परमिशन देने के बाद नकार देते हैं कि हमसे गलती हो गई, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरे देश में, मेरे सुप्रीम कोर्ट में अपनी भाषा में आप बोल भी नहीं सकते। आप 28 राज्यों में से केवल 4 राज्यों में हिंदी में हाई कोर्ट में बात करने की परमिशन देते हैं। पर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? कुछ गिने चुने एलिट्स के हिसाब से जनता अपनी भाषा बदलेगी या जनता की भाषा से प्रशासक भाषा बदलेंगे अपनी? अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता की भाषा ही केंद्र में होनी चाहिए, कोई और भाषा केंद्र में कैसे हो सकती है? पर हम लोग इतने आदी हो चुके हैं, हम स्लेव मेंटेलिटी के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम ये प्रश्न कभी नहीं करते। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई जज हिंदी में क्यों नहीं बात कर पाते? और नहीं कर पाते, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो, और बेंच का फैसला करते हुए ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहाँ का है और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो, ताकि केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतने में पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया 2 ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है, और कहने को लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है। लेकिन आपके देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपकी भाषा में बात ना होती हो, ये बुरी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। हमें एक समाज के तौर पर शर्म आनी चाहिए, ये उससे कम बात नहीं है। मैंने दुनिया के जितने देश देखे, मैंने किसी देश में मातृभाषा की उतनी बुरी गत नहीं देखी जितनी अपने देश में देखी है। मेरे कुछ परिचित डॉक्टर बनने के लिए रशिया गए पढ़ने के लिए, यूक्रेन गए पढ़ने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे पढ़ते हो भाई, वहां कौन सी भाषा में पढ़ाते हैं? अंग्रेजी में पढ़ाते हैं? बोले नहीं, रशियन में पढ़ाते हैं मेडिकल साइंस। यूक्रेन में यूक्रेन की भाषा में पढ़ाते हैं रशियन, मतलब मेडिकल साइंस। लगभग हर देश में वैसा हाल है। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आप कैसे पढ़ते हैं, आपको तो भाषा नहीं आती है? तो बोले नहीं, वहाँ का निश्चित सा नियम है कि पहले साल में हमें वो भाषा सीखनी होती है, फिर अगले 4 साल में उस भाषा में मेडिकल साइंस सीखना होता है। तो मैंने कहा इससे अच्छा वो अंग्रेजी में सिखा दें, आपको अंग्रेजी आती है। बोले नहीं, वहाँ तो ऐसी बात करने से भी नाराज हो जाते हैं, अपनी भाषा को लेकर बहुत सम्मान करते हैं वो लोग। वहाँ पढ़ाई की भाषा वही है जो उनके समाज की भाषा है। आपको आश्चर्य होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तथ्यों की बात करूंगा, रिसर्च की बात करूंगा, भावनाओं की बात नहीं करूंगा। दुनिया में स्थापित सिद्धांत है, यूनेस्को पीछे पड़ा हुआ है इस चीज के लिए। दुनिया में स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी बच्चा दुनिया का जितनी आसानी से अपनी भाषा में सीख सकता है, दूसरी भाषा में सीख ही नहीं सकता। उसे अपनी भाषा में सीखना था कि 0 क्या होता है, संख्या क्या होती है, 1 क्या होता है। उसे अपनी भाषा में सीखना था कि सरकार क्या होती है, दुनिया क्या होती है, चलती कैसे है। उसे सीखना पड़ रहा है कि पहले यह समझो कि दुनिया नहीं वर्ल्ड होता है। अब उसकी आधी से ज्यादा ऊर्जा वर्ल्ड पे अटकी हुई है और बाकी बची खुची ऊर्जा से वो समझ रहा है कि वर्ल्ड होता क्या है। उसकी आधी ऊर्जा लगी नंबर शब्द याद करने में, ना कि ये समझने में कि संख्या क्या होती है, नंबर क्या होता है। एक अजीब सी साजिश दुनिया भर में चल रही है कि दुनिया के हर बच्चे को उसकी मातृभाषा से बचपन में ही वंचित कर दो। उसे एक ऐसी भाषा में सिखाओ जहां उसके लिए वो भाषा सीखना अपने आप में चैलेंज हो। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर ज्ञान की दुनिया में दुनिया भर की भाषाओं के आम आदमी शिरकत नहीं कर पा रहे हैं,
गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है। और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा। मैंने 10वीं क्लास तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, उसके बाद अंग्रेजी सीखी है, ठीक से सीखी है। अंग्रेजी मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आती है, इसमें क्या कोई परेशानी है। मैं आज भी अपनी भाषा में गीत सुनने में ज़्यादा खुश होता हूँ। मुझे फिल्म देखनी मैं हिंदी में पसंद करता हूँ, नाटक देखना हो हिंदी पसंद करता हूँ, मजाक करना हो हिंदी में पसंद करता हूँ, पढ़ना हो कोई ऐसा विषय जो हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इसमें क्या परेशानी है। संविधान सभा की डिबेट्स पढ़ के देखिए, 180 पेज की डिबेट है राजभाषा की, 180 पेज, 1-2 पेज का मामला नहीं है। संविधान सभा के वॉल्यूम 9 में ध्यान से पढ़िए, पेज नंबर लगभग 1130 से 1390 के आसपास का मामला है। 180 पेज की डिबेट है, उसमें खूब मुद्दे हैं, छोटी मोटी वोटिंग हो रही है के मामलों में। संविधान सभा का बेसिक उसूल था कि अंतिम रूप से वोटिंग नहीं करेंगे, सहमति से काम करेंगे। वोटिंग बीच बीच में होती रही। पहला विवाद यह था कि राजभाषा कौन सी हो, हिंदी हो कि अंग्रेजी हो या हिंदुस्तानी हो। अंग्रेजी पर तो बात थी नहीं, हिंदी या हिंदुस्तानी। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी कहते थे पर 1949 में वो थे नहीं। उनका हिंदुस्तानी का मतलब था हिंदी उर्दू का मिक्सचर जो देवनागरी और फारसी में लिखी जा सके। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट हिंदी की बात करता था। अंत में सहमति बनी हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा। दूसरा सवाल था कि लिपि कौन सी हो, देवनागरी हो, कुछ ने कहा कि देवनागरी और फारसी हो कि हिंदी को फारसी में भी लिख सके। कुछ ने कहा देवनागरी और रोमन हो, हिंदी को रोमन में जैसे व्हाट्सएप में लिखते हैं वैसे लिख सके। खूब विवाद हुआ, अंत में हुआ कि देवनागरी ही लिपि होगी। तीसरा विवाद यह हुआ कि जो अंक हैं हिंदी वाले, जो 1 से 0 से 9 तक के अंक हैं, वो हम अंग्रेजी के ढांचे में लिखेंगे या हिंदी के ढांचे में लिखेंगे। इस पर मतभेद था सबसे ज्यादा, इस पर वोटिंग में बराबरी हुई थी। और अंत में वोटिंग से नहीं, संविधान सभा के बाहर की बातचीत में समझौता हुआ। मुंशी साहब थे, के एम मुंशी थे, आयंगर साहब थे, उनकी बातचीत में समझौता हुआ कि ठीक है अंतर्राष्ट्रीय अंक मान लेंगे। और उसके बाद गहमा गहमी के बाद 2 घंटे की रिसेस के बाद 14 सितंबर शाम 6 बजे आखिरी सेशन इस मामले पर हुआ, 2.5 दिन की बहस के बाद। और तब ध्वनि मत से बिना किसी वोटिंग के प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, देवनागरी उसकी लिपि होगी और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप उसका स्वरूप होगा। स्वाधीनता संग्राम में हिंदी को राष्ट्रभाषा राजभाषा बनाने की बात किन लोगों ने की, आपने कभी गौर किया है? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, गुजरात के थे, गुजराती आदमी। के एम मुंशी गुजरात के थे, पटेल गुजरात के थे। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की जो बात आई है, हिंदी समाज से ही नहीं आई है। महात्मा गांधी गुजराती व्यक्ति होकर हिंदी के पक्ष में सबसे ज्यादा अड़े हुए थे। महाराष्ट्र में तिलक थे, सावरकर थे, वो मराठी की बात नहीं कर रहे, वो हिंदी की बात कर रहे थे। पंजाब में लाला लाजपत राय थे। आप बंगाल में जाएंगे, केशव चंद्र सेन से परंपरा शुरू होती है, सुभाष चंद्र बोस तक परंपरा जारी है, वो सब हिंदी की बात कर रहे हैं। पूरे भारत में, दक्षिण भारत तक में ये सहमति बन गई थी। महात्मा गांधी ने पूरी एक संस्था खड़ी की, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। कितने साल तक काम करते रहे वहां पर, एक सहमति बनाई पूरे देश में, क्योंकि इतना बड़ा स्वाधीनता आंदोलन बिना एक भाषा के नहीं चल सकता। बेबीलोन की कथा बन जाती, बाबेल जैसी, कि सब लोग अलग भाषाएं बोलते हैं, लड़े कैसे अंग्रेजों से। इसलिए कांग्रेस ने 1915 के आसपास से ही भाषा पे काम करना शुरू किया और ये मान लिया कि जब तक अंग्रेजी में काम करेंगे वकीलों का आंदोलन रहेगा, जनता का नहीं बनेगा। वो वकीलों का आंदोलन जनता का आंदोलन तब बना जब लोक भाषाओं में लड़ा गया, और लोक भाषाओं में सबसे बड़ी भूमिका हिंदी की रही।